Namaskaram. So let's start with the day 3 of index, or we have started understanding the sections in the logical manner, logical sequence. एक बार हमारा सेक्शंस के ऊपर कंट्रोल आ जाता है तो एक जो मन में डर रहता है हमेशा इनकम टैक्स का कि सेक्शंस याद नहीं होते, वो डर पहले ही अगर निकल जाता है then we can go for content. So that's what we are trying to do. First let us revise and let us memorize what is there in the sections or section series. तो एक डर निकल जाएगा कि ओके सेक्शंस तो पता ही है, अब खाली बच गया कंटेंट. तो that's what we are trying to do. Obviously first 1-2 सेक्शन हमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया क्योंकि वी आर न्यू टू इनकम टैक्स लॉ. बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती है तो हमको हर एक चीज़ डीप में बतानी पड़ती है, बट अभी उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. ओवरऑल भी बातें करेंगे तभी भी चल जाएगा. दैट्स फाइन. ठीक है, तो चैप्टर भी हम जा सकते हैं, सेक्शन जाने की ज़रूरत नहीं है. तो वी आर इनटू विच एक्ट? वी आर इनटू इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल लॉ है या स्टेट लॉ है? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है. कहाँ पे लिखा है? पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है. कहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली? एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एक्सक्लूसिव पावर टू पार्लियामेंट टू टैक्स इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम. और उसमें से जो एक्ट बना है उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. Chapters are further divided into sections. Sections are divided into subsections. Subsections into clauses. Clauses into subclauses. That's what we understood. Section 1 of income tax talks about, जो यहाँ पे preliminary में है, preliminary chapter में है, ठीक है ना. तो chapter number 1 of income tax act is preliminary, मतलब basics, ठीक है ना. उसमें क्या है हमने सेटा करके याद किया है. Scope, extent, title and applicability. Scope क्या है? Whenever there is a income there will be टैक्स, बट एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के. एक्सटेंड क्या है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. एंड देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज इंडिया आल्सो ना, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक का तो आपको याद रखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट. देन आई ऑल्सो मेंशन कि इसके ऊपर का स्पेस भी इंडिया होता है, पानी भी इंडिया होता है. एंड देन इंडिया कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स सो फार एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज कंसर्न, बट देयर शुड बी सम ऑयल रीग या ऑयल एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी शुड बी कैरिड ऑन. तो एक थोड़ा एडिशनल बात है जो बताया मैंने आपको नॉलेज के लिए. इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में उसका थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंस है. डायरेक्ट टैक्स में उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाता है. तो डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर कमा रहे हो कि 200 नॉटिकल. हाँ, लेकिन नॉन रेसिडेंट अगर होगा, कोई फॉरेन की कंपनी होगी तो फ़र्क पड़ता है उसके लिए. क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिया में कमाएगा तो इंडिया में उसको टैक्स भरना पड़ता है. तो उसके लिए इंडिया का डेफिनेशन रिलेवेंट है. हम इंडियन लोगों के लिए इंडिया का डेफिनेशन का ज़्यादा रेलेवेंस इनकम टैक्स में नहीं है. यहाँ तक क्लियर है. सेक्शन नंबर 2 में क्या होता है? डेफिनेशंस. डेफिनेशन 2 टाइप की होती है, इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. हाउ डू यू आइडेंटिफाई इंक्लूसिव डेफिनेशन? द वर्ड विल स्टार्ट विद इंक्लूड्स. इनकम इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, ठीक है ना, ऐसा इंक्लूड से स्टार्ट होता है. एंड मीन्स वाला एक डेफिनेशन होता है. असेसमेंट ईयर मीन्स, प्रीवियस ईयर मीन्स. तो ऐसा मीन्स से अगर स्टार्ट हुआ तो समझने का एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन को आप लिटरली इंटरप्रेट करोगे, मतलब जो लिखा है वही इंटरप्रेट करोगे. अलग से अपना दिमाग, अपना इमोशन, अपना लॉजिक उसमें नहीं लगाओगे. लिटरल लेगिस फॉलो होता है. यहाँ तक क्लियर है? हाँ, चलो फिर अगला क्या हमने डिफाइन किया सेक्शन 3 में? प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द असेसमेंट ईयर. तो फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं हम. प्रीवियस ईयर को इसलिए डिफाइन करना पड़ा क्योंकि उसके अगले चैप्टर में हमें चार्ज डिफाइन करना था. तो चार्ज डिफाइन करने के लिए आपको सेक्शन 4 से सेक्शन 9 याद रखना पड़ता है. सेकेंड चैप्टर इज चार्ज. समझ में आ रहा है आपको? चार्ज कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 4 में. मैथमेटिकल इक्वेशन इफ यू रिमेंबर, टोटल इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी असेस इन असेसमेंट ईयर एट टैक्स रेट्स प्रिवेलिंग इन एनुअल फाइनेंस एक्ट. एनुअल फाइनेंस एक्ट में टैक्स रेट्स लिखे हो जाते हैं. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना. तो सर टोटल इनकम मतलब क्या? तो मैंने बताया टोटल इनकम मतलब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. ठीक है ना. स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड होता है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर. आप अगर रेसिडेंट रहते हो तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट होते हो तो इंडियन इनकम टैक्सेबल. एटलीस्ट इतना अभी के लिए समझ लीजिए.
तो सेक्शन 6 बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस, जो दो टाइप के होते हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और उसके हिसाब से कौन सा इनकम टैक्स होता है वो हमने सेक्शन 5 में पढ़ना है, जिसमें दो टाइप के इनकम होते हैं, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम. फॉरेन इनकम का डेफिनेशन बहुत ही आसान, जो इंडिया का नहीं है वो फॉरेन का है, लेकिन अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इतना तो आप लोग याद रख सकते हो. अक्रूड एंड रिसीव्ड दोनों कहाँ पे होने चाहिए, आउटसाइड इंडिया. तो फॉरेन होता है, तो इंडियन क्या होता है फिर, तो इंडियन सर मतलब अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, तो उसको इंडियन इनकम बोलेंगे. 5A मैंने कल आपको मजाक मजाक में बता दिया था, पोर्तुगीज लॉ जिनको लगता है, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली में जो पोर्तुगीज फैमिलीज है, उनका इनकम, हस्बैंड वाइफ का इनकम दोनों में इक्वली डिवाइड होता है, लेकिन सैलरी डिवाइड नहीं होता. दैट इज 5A, जाने दो, ठीक है ना. नेक्स्ट 7, सेक्शन 7 क्या बात करता है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. एक एग्जांपल बता दो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझा है. प्रोविडेंट फंड, कौन सा, कोई भी एक एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड को होता है. टेक्निकली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो मेरा इनकम होता है, लेकिन मुझे मिलता नहीं है, अभी मेरे अकाउंट में पीएफ में डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, मान लो कि मिल ही गया, क्योंकि आगे जाके कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, तो हमने अभी इसको टैक्स करना है, अक्रूवल सिस्टम पे टैक्स करना है, इसलिए आपको अभी टैक्स किया जाता है. आगे चलूं. नेक्स्ट सेक्शन 8 में क्या लिखा है, डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम को अलग से सेक्शन क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्या था कि कौन से ईयर का है और कहाँ पे ये पे होता है. तो हमने कंक्लूड कर लिया, कल ही कंक्लूड कर लिया कि डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड एंड नॉट इन द ईयर वेयर इट इज बिलोंगिंग. देन फिर क्या है, सेक्शन 9 क्या है, इनकम डीम टू बी, बोलो, अक्रूड इन इंडिया. अब इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, जब आप बोलते हो कि इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, तो उसको लिए आपको सेक्शन 9 पढ़ना पड़ता है. उसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल कल बताया, वोडाफोन का केस स्टडी बताया. हाँ, हांगकांग की कंपनी का केमन आइलैंड में जो सब्सिडरी कंपनी था, उसके शेयर्स हांगकांग की कंपनी ने नीदरलैंड की कंपनी को सेल किया. अगर आप खाली ट्रांजैक्शंस को देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाके चेक करोगे तो हांगकांग की कंपनी ने केमन आइलैंड की कंपनी की एक सब्सिडरी इंडिया में रखी थी, जो मेन कंपनी थी. ऊपर की कंपनी के शेयर सेल होने की वजह से नीचे की कंपनी का कंट्रोल चेंज हो गया, कंट्रोल हांगकांग से नीदरलैंड चेंज जा चुका है बिजनेस एंटिटी का. तो ये डायरेक्ट सेल नहीं था इंडिया में, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेल. मतलब इनडायरेक्टली इंडिया का ही कोई एक एसेट सेल हुआ है, या ऐसे शेयर्स सेल हुए हैं जो केमन आइलैंड की कंपनी के, विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इंडिया. वो शेयर्स में वैल्यू कहाँ से आई थी, इंडिया से, क्योंकि एक्चुअली बिजनेस कहाँ पे था, हज का इंडिया में था, सारा सब्सक्राइबर बेस यहाँ पे था. और अभी वोडाफोन भी ऑपरेट कौन से देश में कर रहा है, इंडिया में कर रहा है. समझ में आ रहा है ना आपको. तो वो इंडिया का ही बिजनेस में इंटरेस्टेड है, खाली उन्होंने एक ऐसा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया था जिसके थ्रू उन्होंने इनकम टैक्स के लूप होल्स को यूज किया और टैक्स को हमारे देश में नहीं भरा, अवॉइड किया. उसको इवेड नहीं बोलते. इवेड और अवॉइड में थोड़ा सा फर्क है. इवेड मतलब चोरी करना, अवॉइड मतलब लूप होल का बेनिफिट लेना, गलत काम ही करना, लेकिन वो लीगली गलत नहीं है. वो ऐसा गलत लग रहा है, मोरली गलत है कि नहीं करना चाहिए था आपको ऐसा, लेकिन लॉ में किधर नहीं लिखा है कि नहीं करना चाहिए था, नहीं लिखा था 2012 के पहले. 2012 में फिर हम हार गए सुप्रीम कोर्ट में. फिर आपको मैंने बताया सेक्शन 9(1) को रेट्रोस्पेक्टिवली 1962 से अमेंड किया गया, और ऐसा सेक्शन 9(1) बना हुआ है आज तक. ऐसे उसमें 8 क्लॉजेस है, 8 क्लॉजेस जो हम पढ़ेंगे. उसमें का एक पढ़ा है आपको मैंने 9(1)(1), डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर आप इनकम, आपका जो इनकम है या आपका जो सोर्स है या आपका जो कैपिटल असेट है, वो वैल्यू डिराइव करता है इंडिया से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, भले ट्रांजैक्शन नॉन रेसिडेंट के साथ किया है, भले ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया हुआ है, भले ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हुआ है, स्टिल इट विल बिकम टैक्सेबल इन इंडिया. ऐसा सेक्शन 9 का पावर है. ठीक है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे, तो अभी नहीं. अब उसके अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन 10 है. सेक्शन 10 का नाम देखो ना, कितना बढ़िया नाम रखा है उन्होंने. ठीक है ना, इसका चैप्टर का ही नाम देखो क्या है. पहले तो इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. ठीक है ना, टेक्निकली मैं आगे आपको जाके बताऊंगा. मुझे बताओ चार्ज किसके ऊपर हमने क्रिएट किया है सेक्शन 4 में,
टोटल इनकम के ऊपर चार्ज है। मतलब आपका अगर कोई इनकम टोटल इनकम बन जाता है, देखो इनकम और टोटल इनकम में फर्क है। इनकम मतलब जो आपको समझ में आता है, जहां से भी आप पैसे कमाते हो वो इनकम है, ठीक है ना। लेकिन टोटल इनकम मतलब इनकम नहीं होते। टोटल इनकम मतलब चार्जेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर इनकम टैक्स का क्या है, चार्ज है। समझ रहा है, इनकम टैक्स उसको टैक्स करेगा। तो भैया टोटल इनकम की जब आप बात करते हो तो समझो कि उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है। तो मुझे बताओ एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं किसी का? लेकिन क्या एग्रीकल्चर टोटल इनकम बन सकता है? नहीं, एग्रीकल्चर टोटल इनकम नहीं बन सकता, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर टोटल इनकम बन गया तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी क्या क्रिएट हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और चार्ज तो क्रिएट कर ही नहीं सकते हम। तो ऐसे कोई इनकम जो क्या नहीं बन पाएंगे, टोटल इनकम, वो चैप्टर नंबर 3 में या सेक्शन 10 में लिखे गए कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब टेक्निकली क्या बताना चाहते हो, इसके ऊपर चार्ज मत क्रिएट करो। मतलब और सिंपल भाषा में इसको बोलेंगे तो, 2 वर्ड में बोलेंगे तो इस पूरे चैप्टर को, एग्जम्प्ट इनकम यार, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो इसका अप्रोच आपको समझना कैसे है, हाउ शुड यू रिमेंबर दिस, ठीक है ना। इसका अप्रोच आपको कैसे याद रखना है, आप प्लीज यहां पे समझने का ट्राई कीजिए। इसका अप्रोच आपको कैसे याद रखना पड़ेगा। इसको यूनिवर्स का नाम दे देते। ये बॉक्स में जब भी बनाऊंगा आप उसको क्या बोलोगे, यूनिवर्स। अब मुझे नहीं पता यूनिवर्स कौन से शेप का है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोल देंगे। इस यूनिवर्स में ये सारे बहुत सारे इनकम है। अलग अलग इनकम का नाम बताओ, आपके माइंड में क्या क्या इनकम आ रहे हैं। ये बहुत सारे यूनिवर्स में इनकम होंगे ना, इनकम के नाम बताओ ना अलग अलग। सैलरी इनकम होता है, बिजनेस इनकम, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाए, बिजनेस इनकम मतलब बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो इनकम होता है। और अदर नहीं, ऐसा पूरा बताने का। इंटरेस्ट इनकम होता है, इंटरेस्ट भी अलग अलग टाइप का होता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन किसान विकास पत्र, ऐसा बहुत कुछ इंटरेस्ट का अपना खुद का एक मतलब चैप्टर बन सकता है। और रेंटल इनकम, रेंट भी बहुत सारे आइटम का होता है। रेंट ऑफ लैंड, रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ मशीनरी, रेंट ऑफ कार, रेंट ऑफ फर्नीचर, रेंट। हाँ, और कमीशन, कमीशन भी बहुत टाइप का होता है। जमीन बेचने का कमीशन, रियल एस्टेट का कमीशन, स्टॉक ब्रोकर का कमीशन, शेयर ब्रोकर का कमीशन, हाँ, लड़की का, वो लड़की का शादी करने का कमीशन, अरे उसका भी होता है, बिजनेस होता है। फिर वो प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज होती है कि आपको कहीं पे जॉब दिया, उसका कमीशन, तो वो भी कमीशन। हाँ, और एम्प्लॉय लोगों को भी मिलता है, ज़्यादा सेल्स किया तो ज़्यादा कमीशन। और इनकम, अरे जिंदगी में इनकम इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, कमाएगा कैसा, सोचो तो सही। इनकम में क्या क्या आता है, हाँ, लॉटरी लग सकती है। अभी लॉटरी के कनेक्टेड में देखो क्या क्या आता है, लॉटरी आता है, बेटिंग आता है, गैम्बलिंग आता है। लॉटरी के साथ ये 3 शब्द आ जानी चाहिए आपको। लॉटरी मतलब अपनी लॉटरी खेल के कमाया, बेटिंग मतलब कहीं पे बेट मतलब सट्टा लगा के कमाया, गैम्बलिंग मतलब पत्ते बित्ते जो भी खेलते हो आप लोग, 3 पत्ती 4 पत्ती जो भी रहता है, हाँ, वो सब खेल के कमाया। उसके ऊपर तो गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स कितना लेता है, 30%। उसका सेक्शन है 115 BB, याद रखोगे क्या, बड़ा बाजीगर, बाजी लगाने वाला बड़ा है। तो बड़ा बाजीगर क्यों, क्योंकि बड़ा टैक्स देता है डायरेक्टली, कितना, 30%। बड़ा बाजीगर हमेशा 30% देता है, ठीक है ना। तो ऐसे नॉर्मल आपने मेहनत करके सैलरी कमाए तो 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता, पता है ना आपको, 0 टैक्स। उसके बाद 5%, समझ में आ रहा है। लेकिन लॉटरी कमाया 1 लाख ही है और कोई इनकम ही नहीं है, 1 लाख की लॉटरी लगी, अभी क्या होगा, डायरेक्ट 30%, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट 30%, क्योंकि आप बड़े बाजी करो। तो बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, वो इस पे लगाते हैं, हॉर्सेस वगैरह पे, हॉर्स रेसेस या एनी रेसेस, मतलब अभी रेसेस के भी बहुत सारे, कैमल रेस भी हो सकता है। तो कोई भी टाइप का रेस जहाँ पे आपने बेटिंग, गैम्बलिंग किया हुआ है, किसी गेम के ऊपर सट्टा लगाया हुआ है, तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ता है। सेक्शन याद रखने का ट्राई करो प्लीज, 115 BB, समझ में आ रहा है। 115 की जो सीरीज होती है ना, वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की होती है, याद रखो। वैसे 110 से लेके 115 तक का जो सीरीज है, आज ही बताऊंगा आपको, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। तो 115 लिखा मतलब ये नॉर्मल टैक्स का रेट है कि स्पेशल टैक्स का रेट है, मुझे खाली इतना स्पेशल है, क्योंकि इनकम भी कैसा लग रहा है आपको, ये रोज रोज लगता है क्या लॉटरी, नहीं, तो ये स्पेशल इनकम है, तो हम उसको स्पेशली टैक्स करते हैं, ठीक है। ITR में उसका अलग से जगह होता है, अलग से कॉलम होता है ITR में,
इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स, इनका वजूद है अलग से, ठीक है। और कल इसका स्पेशल रेट का और एक आपको बता देता हूँ। कल ही हम लोग कर रहे थे, कल अपने ऑफिस में एक कॉम्प्लिकेटेड केस आया था दिल्ली से, ठीक है ना। तो कोई सीए है जो जिनके पास क्लाइंट आया जिसने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग किया था, और क्रिप्टो का इनकम कैसे आइडेंटिफाई करने का या आईटीआर में कैसे फाइल करने का दे डिड नॉट नो। तो अपना P2P मॉडल आपको पता है, प्रोफेशनल्स टू प्रोफेशनल्स मॉडल्स में उन्होंने हमको काम दिया। तो कल विजय भाई और हम लोग ने बैठ के वो देखा कि वो जाएगा कहाँ पे, ठीक है ना। तो देर इज द सेक्शन कॉल्ड 115 BBH, जैसे 115 BB है ना, वैसे ही 115 BBH, इसमें भी 30% टैक्स है, इसमें भी 30% का टैक्स है। समझ में आ रहा है। तो इंडिया में अगर क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग करोगे तो, क्रिप्टो में काम करोगे तो, क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो नहीं खाली, एनी VDA क्या होता है, वर्चुअल डिजिटल असेट, हाँ ठीक है ना, वर्चुअल डिजिटल असेट बहुत सारे हो सकते हैं ना। अभी VDA में बहुत कुछ आता है, क्रिप्टो करेंसीज नहीं आता, बहुत सारा आता है। वो कुछ तो NFT वगैरह सुना है आप लोगों ने, कुछ डिजाइन्स वगैरह होते हैं, या तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब ऐसे कोई एक आपने ग्राफिक डिज़ाइन बना दिया, ठीक है ना, थोड़ा यूनिक है, आपने उसके आपका NFT अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, नेट फंजिबल टोकन बोलते हैं उसको, NFT को, ठीक है ना, वो सेल होता है। फर्स्ट ट्विटर का जो फर्स्ट ट्वीट हुआ था वो सेल हुआ $1 बिलियन में या कुछ $1 मिलियन में, कुछ भी बिक रहा है, मतलब मार्केट में कुछ भी लोग खरीद रहे हैं। मतलब मैं भी ऐसा एक बंदर बना के बोल दूंगा ये मेरा NFT है, और कोई तो आके इसको 10 लाख 20 लाख रुपए देके खरीद लेगा। पब्लिक कुछ भी खरीद रही है, क्योंकि पब्लिक कुछ भी बेच रही है, पब्लिक के पास पैसा बहुत है, ठीक है। तो पब्लिक कम समझ उसको कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट बोलता है मत यूज़ करो। एक काम करो, तुमने अगर कोई चीज़ 1 लाख में खरीदी और बाद में 10 लाख में बेची तो कितना कमाए, हाँ इसके ऊपर डायरेक्टली क्या करो, 30% भर दो। तो इसके ऊपर भी, तो ये भी क्या है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह ये सब करके जो कमाते हैं उसको हम फ्लैट 30% पर टैक्स करते हैं, 115 BBH। और बताओ, नहीं एंटिक्स के ऊपर कैपिटल गेन लगता है, वो अलग बताऊंगा। वो कैपिटल एसेट होते हैं, ये जरा थोड़ा नेगेटिव एसेट है हमारे इंडिया में, वो थोड़ा लीगल है कि इलीगल है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता है। गवर्नमेंट ने बोला उसके ऊपर बाद में डिस्प्यूट करते रहेंगे आराम से, एक काम करो पहले टैक्स भरना चालू कर दो। और बताओ इनकम क्या क्या हो सकता है, इनकम बताओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो, इनकम कमाने के रास्ते पूछ रहा हूँ। कैपिटल गेन हो सकते हैं बहुत सारे टाइप के, क्या क्या कैसे कैसे कैपिटल गेन कमाया जाता है। लैंड लेके लैंड सेल किया, बिल्डिंग लेके बिल्डिंग सेल की, लैंड लेके बिल्डिंग बनाई बिल्डिंग सेल की, ज्वेलरी लिया होल्ड किया, मार्केट ऊपर गया बेच दिया, गोल्ड कॉइन्स लिए, गोल्ड बिस्किट लिए, उसको बुलियन बोलते, बुलियन लिए बेच दिए, शेयर्स लिए सेल्स बेच दिए, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया डिबेंचर सेल कर दिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया बॉन्ड्स में बेच दिए। और जब तक नहीं बेचे तब तक रिटर्न जनरेट करेगा वो। तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या टाइप का रिटर्न जनरेट करता है, डिविडेंड जनरेट करता है। तो डिविडेंड भी क्या हो गया, एक इनकम हो गया। बहुत सारे टाइप की इनकम होते हैं ना। फिर आपने किताब लिखी, उसका कॉपीराइट अपने नाम पे लिया और उसको फिर अपने पब्लिशर को दिया, आपको क्या मिल जाएगा, रॉयल्टी। किताब देते हो तो क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलता है। पेटेंट वगैरह डेवलप किया तो भी आपको रॉयल्टी मिलता है। कोई अगर टेक्निकल चीज़ डेवलप की तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलती है। कभी कभी कोई गिफ्ट दे देता है आपको, और गिफ्ट मैंने बताया आपको 50,000 तक, ठीक है, इनकम टैक्स वाले बोलते चल जाता है, लेकिन 50,000 के ऊपर अगर दिया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। ऐसा कुछ है, लॉ है हमारा, अलग अलग है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इनकम। अगर आपके आर्टिकल्स या आपके फ्यूचर एम्प्लॉयज आपको आके पूछेंगे हर एक इनकम के बारे में, ये इनकम टैक्सेबल है क्या, ये इनकम टैक्सेबल है क्या, ये इनकम टैक्सेबल है क्या, तो आप इरिटेट नहीं हो जाओगे। यू विल गेट इरिटेटेड नो, कि अरे आप कैसे बताओगे, और वो कोई क्लाइंट बोल भी रहा है कहाँ लिखा है टैक्सेबल है, कहाँ लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल है, और कहीं नहीं लिखा था क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल होगा करके। पहले BBH आ गया तो क्लियरली लिखा है, लेकिन पहले कहीं नहीं लिखा था। तो अब क्या जवाब दोगे कि बाय डिफॉल्ट सारे इनकम क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट, एनी इनकम बिकम टैक्सेबल। इस अप्रोच ऑफ लॉ को कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच बोलते हैं। कौन सा अप्रोच बोलते हैं, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। इस वर्ड को याद रखोगे आप, ठीक है ना। कौन सा अप्रोच, कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव मतलब वॉट एवर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज टैक्सेबल इनकम, सारे टाइप की इनकम टैक्सेबल। GST लॉ भी वैसा ही है।
जीएसटी का जब मैं आपको बॉक्स बना के पढ़ाऊंगा, बोलूंगा जीएसटी में 2 ही चीजें टैक्सेबल है। ऑब्वियसली जीएसटी का फुल फॉर्म क्या, गुड्स एंड सर्विस, तो उन्होंने गुड्स का डेफिनेशन दिया है। गुड्स मतलब इतनी ही आइटम हो सकते हैं, ठीक है ना, जीएसटी में कि ये गुड्स है साहब, गुड्स होगा तो टैक्सेबल है क्या, तो उन्होंने गुड्स का डेफिनेशन दिया है। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, ये वो फलाना ठिकाना लिखा है कुछ, ठीक है ना, तो गुड्स टैक्सेबल हो गया। फिर बोलते फिर सर्विस भी टैक्स करना पड़ेगा, और सर्विस का डेफिनेशन लिखते एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स, एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स। तो टेक्निकली क्या टैक्स हुआ इस यूनिवर्स में, या तो गुड्स होंगे या तो गुड्स नहीं होंगे, और जो गुड्स नहीं है वो सर्विस बन गया। इसका ये मतलब है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आज सप्लाई हो सकती है, हर एक चीज क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। समझ में आ रहा है? तो जीएसटी लॉ भी कॉम्प्रहेंसिव लॉ है, इनकम टैक्स लॉ भी कॉम्प्रहेंसिव लॉ है। जब भी कोई भी लॉ कॉम्प्रहेंसिव लॉ होता है, क्योंकि हम सब कुछ टैक्स करते हैं, फंडामेंटली सब कुछ टैक्स नहीं करने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं और आप ही मुझे बताओ, आपको लॉ मेकर बनना है। अभी कोई एक सोल्जर है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, तो प्रेसिडेंट ने जो सोल्जर्स ने अपने सीने पे गोली लेके अपनी जान दी है, उनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ऐसा गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। और उस अवार्ड मतलब खाली ये नहीं होता, कुछ मोमेंटो नहीं देते खाली, देखिए मनी ऑल्सो, ठीक है ना, 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, जो भी अमाउंट, आई डोंट नो अमाउंट, ठीक है ना, लेकिन कुछ अमाउंट मिलता है। डू यू विश टू टैक्स दैट? इनकम है कि नहीं? फैमिली मेंबर्स का इनकम हुआ कि नहीं? उनके फैमिली में का एक पर्सन था जिसने देश के लिए अपनी जान दी, और उसके सैक्रिफाइस को, उसको सुप्रीम सैक्रिफाइस बोलते हैं। सबसे ऊपर का सैक्रिफाइस, अपनी जान देना ही सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, देश के लिए उससे बड़ा सैक्रिफाइस नहीं हो सकता। उसके लिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है और उनको कुछ ना कुछ फैमिली को अवार्ड देती है कि आपने ऐसा शूरवीर बेटा पैदा किया था। आप बताइए साहब, इनकम है कि नहीं? अकाउंट में पैसे आए कि नहीं? टैक्स करोगे या नहीं करोगे? आप बताओ ना, क्या करोगे? आप लॉ में करो, आप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इनकम की तो बात हमारी बहुत पहले से चल रही है। एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे एकेडमी के लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म है, अपना खुद का एक पार्टनरशिप फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म पीएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना। फर्म की बात करते हैं। फर्म का टैक्स का रेट कितना, मैंने मजाक में बताया था। कोई भी एक फर्म होती है, उसका टैक्स का रेट कितना, 30%। आपको ईबिटा पता है? EBIT, ईबिटा का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना। अर्निंग यार, प्रॉफिट, अकाउंट्स में तुम इसको ही ग्रॉस प्रॉफिट के जैसा बोलते हो। ये इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेशनल प्रॉफिट मतलब तुमने बिजनेस रन करके क्या प्रॉफिट कमाया, वो यहाँ पे होता है। फिर इसमें से क्या माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसमें से हम डिप्रिसिएशन या नॉन कैश आइटम माइनस कर देते, तो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस कर देते, तो क्या बच जाता है? ईबिट बच जाता है। फिर क्या बच जाता है? ईबिट, ठीक है ना। ये फाइनेंस बता रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज है, इसका और मेरे इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ईबिटा में से डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करते हो तो ईबिट बच जाता है। ईबिट में से क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट जो आपने बैंक को पे किया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको पता चलता है कि यार हम लोग यहाँ पे नेट मार्जिन कितना कमा रहे हैं डिप्रिसिएशन के बाद, ठीक है ना। तो भैया ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अभी क्या बच गया? ईबीटी बच गया ना, ईबीटी बच गया ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, मतलब ये प्रॉफिट है जो तुम अकाउंट्स में निकालते हो, नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हो, दिस इज अ नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या भरना पड़ेगा? टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। मान लेते कि ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था, और मान लेता हूँ फ्लैट 30% ही टैक्स है, वो सरचार्ज वगैरह शेष नहीं है, तो 3 लाख का टैक्स चला जाएगा। तो EAT या PAT, ये वर्ड आपने सुना होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितना है? 7 लाख। मान लेते कि आप और मैं दोनों पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में, इक्वल 1 to 1, समझ में आ रहा है? तो आप कितना लेके जाओगे घर पे? ये राम पाटिल, ठीक है ना, ये मैं, ठीक है ना, राम कितना लेके जाएगा? 3.5 लाख, ठीक है ना। स्टूडेंट, अभी आप लोगों का नाम अलग अलग है, आप कितना लेके जाओगे? 3.5 लाख, समझ में आ रहा है? ये लेके जाओगे। खुश हो कि नहीं? आज आपको 3.5 लाख मिल रहा है आपके अकाउंट में। आर यू हैप्पी? हाँ, मैं भी हैप्पी हूँ। यस, इसके ऊपर गवर्नमेंट बोलेगा कि आपका क्या हो चुका है? प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट।
अरे इसका नाम क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म है ये, ठीक है ना। आप इसके ऊपर टैक्स भरने के लिए खुशी खुशी रेडी हो जाओगे क्या? अरे आप इसके ऊपर टैक्स भरोगे क्या? सोचो ना जरा, सोचने पे मजबूर हो जाओ, सोचो। इस अर्निंग के ऊपर आप टैक्स भरने के लिए रेडी हो क्या? क्यों नहीं हो? और नहीं हो तो क्यों नहीं हो, और हाँ हो तो क्यों है? बाय डिफॉल्ट तो हाई है, क्योंकि आपका इनकम हुआ कि नहीं, आपके अकाउंट में पैसे, इंडिविजुअली आपके अकाउंट में पैसे आए कि नहीं? आ गए ना। पार्टनरशिप फर्म ने 10 लाख कमाया, 3 लाख रुपया पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स भरा, उसके बाद प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट दोनों में डिवाइड हो गया। वैसे तो आप अकाउंट्स में देखोगे तो कैपिटल अकाउंट में हम रख देते हैं, करंट कैपिटल अकाउंट में पैसे रख देते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही जेन्यून लोग हैं, हम बोलते हैं हमने फर्म में कुछ रखना नहीं है, हमको, हमने मेहनत की साल भर में प्रॉफिट कमाया, लेट्स विड्रॉ दैट प्रॉफिट। तो आपके अकाउंट में पैसे आए, 3.5 लाख आपके अकाउंट में आए, 3.5 लाख मेरे अकाउंट में आए। आर यू हैप्पी एटलीस्ट कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आपको उसमें से प्रॉफिट, इसका नाम क्या है? शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म ना। इसका नाम क्या है? 3.5 लाख का शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म। तो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं? बोलो ना, एक बार टैक्स हो गया, लेकिन हम मैं बोलूंगा वो तो डिफरेंट। आपको पता है इनकम टैक्स में फर्म और पार्टनर आर टू सेपरेट एंटिटीज, टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। तो मैं बोलूंगा फर्म का प्रॉफिट था, फर्म ने भरा, अब अपने प्रॉफिट के ऊपर आप भरो। लेकिन अगर फर्म ने 30% भरा और मान लेता हूं आपके हाथ में ये फिर से 30% पे टैक्स हो रहा है, तो बहुत ज्यादा टैक्स नहीं हो जाएगा सेम अमाउंट के ऊपर ही? तो इसको क्या बोलते हैं? डबल टैक्सेशन। क्या बोलते हैं? होना चाहिए क्या डबल टैक्सेशन हमारे लॉ में? नहीं होना चाहिए। तो लॉ ने 90% केसेस में, हमारे इनकम टैक्स लॉ ने 90% केसेस में डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया है। मैंने क्या बोला? 90% केसेस में डबल टैक्सेशन को लॉ ने क्या किया है? अवॉइड किया है। तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म है ना साहब, ये सेक्शन 10 में लिखा गया है, सेक्शन 10 में लिखा गया है। सो सेक्शन 10 में लिखा मतलब क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म एग्जेम्प्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट किया है, गैलेंट्री अवार्ड्स एग्जेम्प्ट किए गए हैं। मतलब क्या सर? सर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है ना, इसमें सब कुछ टैक्सेबल होता है। फिर एक लिस्ट बनाई जाती है, एक क्या बनाई जाती है? लिस्ट बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिस्ट। या बाबा इसके ऊपर एग्जेम्पशन लगेगा, मतलब एक कोना बनाया जाता है कि हाँ ये इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मुझे आपको सेक्शन 10 नहीं पढ़ाना है, वो तो मैं आराम से कभी तो पढ़ा दूंगा। मुझे आपको खाली अप्रोच पढ़ाना है। हाउ विल यू अप्रोच टू द लॉ, हाउ विल यू सी द लॉ। कोई अगर आपको पूछता है कि मेरा इनकम टैक्सेबल है क्या, कोई एक इनकम लेकर आया और बोलता है मेरा ये वाला इनकम टैक्सेबल है क्या? मैं गारमेंट के बिजनेस में हूँ सर, गारमेंट्स के बिजनेस में से आया हुआ प्रॉफिट टैक्सेबल है क्या? सर मैं कोल माइनिंग के बिजनेस में हूँ, क्या कोल माइनिंग का बिजनेस टैक्सेबल है क्या? सर मैं टेलीकॉम के बिजनेस में हूँ, टेलीकॉम का प्रॉफिट टैक्सेबल है क्या? सर मैं एकेडमी चला रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, क्या मेरा बिजनेस टैक्सेबल, मेरा बिजनेस इनकम टैक्सेबल है क्या? सर मैं सीए फर्म चला रहा हूँ, इज इट टैक्सेबल? ऐसा आपको अलग अलग क्लाइंट आके पूछ सकता है ना कि मेरा इनकम टैक्सेबल है क्या? बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलोगे? यस टैक्सेबल है। फिर क्लाइंट पूछेगा कहाँ लिखा है कि टैक्सेबल है? तो कहीं लिखा है ही नहीं, तो क्या बताओगे फिर आप? कैसे जस्टिफाई करोगे? बोलने का सर इनकम टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। द मोमेंट यू से दिस इज योर इनकम, इट इज, कहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इनकम है, टैक्सेबल है। फिर वो बोलेगा लेकिन सारे इनकम तो टैक्सेबल नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल सर, सारे इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो लेट अस गो एंड सी सेक्शन 10 में जो भी मैंने अभी एग्जांपल लिए वो लिखे हैं क्या, और सेक्शन 10 में ये सारे एग्जांपल नहीं लिखे हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ऐसा बोलने का नेगेटिव अप्रोच, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट नहीं है इसलिए ये टैक्सेबल है। तो मैं आपको लास्ट मेरा डिस्कशन कंक्लूड करना चाहता हूं सेक्शन 10 के ऊपर। आपको और एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आप इनकम टैक्स लॉ में क्या बाय हार्ट करोगे? इनकम टैक्स लॉ में क्या बाय हार्ट करोगे? आप एग्जम्प्टेड इनकम बाय हार्ट करोगे। समझ रहे आपको? यू कैन नॉट बाय हार्ट टैक्सेबल, क्योंकि उसकी कोई लिस्ट है ही नहीं।
आप लॉजिकली याद रख सकते हो, सैलरी टैक्सेबल है, रेंट टैक्सेबल है, डिविडेंड टैक्सेबल है, इंटरेस्ट टैक्सेबल है, बिजनेस के प्रॉफिट्स, आप लॉजिकली बोल सकते हो ये चीज, लेकिन इसकी कोई लिस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट इस दुनिया में नहीं है। लेकिन किस चीज की लिस्ट है, क्या एग्जम्प्ट है उसकी लिस्ट है, सेक्शंस में लिखा गया है। सेक्शन 10 में क्लियरली लिखा गया है कि ये टैक्सेबल नहीं हो सकता। एक बार आपने अगर ये पढ़ लिया व्हाट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, तो हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? समथिंग विच इज नॉट exempted, something which is not covered by section 10 is by default taxable, because income tax law is a comprehensive law. It's a comprehensive law. समझ में आ रहा है? तो we will follow the negative approach. Negative approach मतलब हमें वैसे तो याद करना है कि taxable क्या है, लेकिन हम taxable क्या है वो याद नहीं करेंगे. We will learn what is not taxable. समझ में आ रहा है? हम लोग क्या लर्न करेंगे? What is, लेकिन क्यों याद कर रहे हैं what is not taxable? So that we should know what is taxable. समझ में आ रहा है? क्योंकि what is not taxable is clearly written in law. So once that the list is over, okay, these are the incomes which are not taxable, तो बचे हुए सारे इनकम के ऊपर हम क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे. समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो एरिया है टैक्सेबल का एरिया, और ये जो एरिया है इसका नाम क्या दिया गवर्नमेंट ने? इसका नाम दिया, इसमें जो इनकम चले जाते हैं सेक्शन 10 में, इसका नाम दिया इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. तो ये जो बचा हुआ लॉ है उसका नाम क्या होगा? ये बचे हुए इनकम का नाम क्या होगा? इनकम विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ टोटल इनकम. अरे अगर मैं ये बता रहा हूं सेक्शन 10 क्या है? इनकम which do not form part of total income, तो बचे हुए क्या है फिर? incomes which form part of total income, and the moment income form part of total income it becomes taxable income. समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो सेक्शन 10 को हम क्या बोलेंगे? exempt income, और जो सेक्शन 10 में नहीं है उसको क्या बोलेंगे? taxable income. अपने एकदम नॉर्मल भाषा में. मुझे आपको लॉ भी पढ़ाना है और मुझे आपको नॉर्मल भाषा भी पढ़ानी है. समझ में आ रहा है? इतना डिस्कशन ठीक है सेक्शन 10 के ऊपर. दो एग्जांपल बताओ सेक्शन 10 के. एग्रीकल्चर इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ. एचयूएफ का भी ऐसा ही लॉ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एचयूएफ टैक्स भरेगी तो मेंबर के हाथ में वो प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाता है. एक बात बताऊं आपको डबल टैक्सेशन की, मैंने बोला 90% टाइम डबल टैक्सेशन अवॉइड किया जाता है. कंपनी करके आज हम पढ़ने वाले हैं. कंपनी का एक डिसएडवांटेज क्या है पता है? कंपनी फॉर्म का एक डिसएडवांटेज क्या है पता है? कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी टैक्स भर देगी, और कंपनी टैक्स भरने के बाद जब वो प्रॉफिट को डिवाइड करती है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, और डिविडेंड टैक्सेबल है. मैंने क्या बोला समझा? कंपनी क्या करेगी? प्रॉफिट कमाएगी और कंपनी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भर देगी, और फिर वो जो प्रॉफिट होगा, देखो डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी वो गारंटीड नहीं है, क्योंकि हर कंपनी डिविडेंड इशू नहीं करती. इनफैक्ट मुझे लग रहा है हमारे पास जितनी भी 100-150 कंपनी का ऑडिट है, हमने किसी भी कंपनी का आज तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है. क्यों नहीं करने का लॉजिक भी क्या है? जैसे ही हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे क्या हो जाएगा? वो डिविडेंड क्या होगा? शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. मतलब क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कंपनी स्ट्रक्चर में डबल टैक्सेशन होता है? ठीक है ना? फिर आपको बुरा भी लगना चाहिए. ऐसा क्यों होता है? फर्म में आपने नहीं किया, एचयूएफ में आपने डबल टैक्सेशन नहीं किया, इनकम टैक्स में क्यों ऐसा? कंपनी के टाइम पे क्यों डबल टैक्सेशन करते हो? तो इनकम टैक्स लॉ को बहुत पहले मुझे आपको बताना चाहिए था. इनकम टैक्स लॉ को हम प्रोग्रेसिव लॉ बोलते हैं. कौन सा लॉ बोलते हैं? प्रोग्रेसिव लॉ. इनकम टैक्स लॉ इज द प्रोग्रेसिव लॉ. सो व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स लॉ इज द प्रोग्रेसिव लॉ? प्रोग्रेसिव लॉ मीन्स हायर द इनकम हायर द टैक्स. समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा. इनफैक्ट इनकम टैक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम हमारे पॉपुलेशन को 2-3 क्लास में डिवाइड करेंगे. ठीक है ना? 4 क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक तो गरीब लोग, गरीब जनता, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं बेल वाली जनता. बेल मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे कमाने वाली जनता.
मतलब इन शॉर्ट आप भी बोलूँगा तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये आपकी जनता, आप लोग इनकम टैक्स नहीं भरते क्योंकि आपका 3 लाख रुपया का भी क्रॉस अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये बेल वाले लोग, ठीक है ना, इनको हम गरीब बोल देते, बिलो पॉवर्टी लाइन भी बोल सकते हो आप, इनको बीपीएल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इन लोगों से हम इनकम टैक्स लेते नहीं। अब ये छोड़ दो, जो जिनसे इनकम टैक्स नहीं लेते वो जनता छोड़ दो। उसके बाद हमारा होता है लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास। लोअर क्लास मतलब जो 50 लाख के आसपास तक इनकम कमाता है, ठीक है ना। या लोअर क्लास को और अगर मैं कर दूं तो 7 लाख तक कर दो, चलो ठीक है ना। 7 लाख तक जो इनकम कमाता है उनको लोअर क्लास बोल दो आप। अब 7 लाख से 50 लाख जो इनकम कमाता है उसको आप मिडिल क्लास बोल दो, 50 लाख तक, ठीक है ना। और 50 लाख के ऊपर जो कमाता है उसको क्या बोल दो आप, हायर क्लास। हायर में भी 3-4 क्लास है, लोअर हायर, मिडिल हायर, हायर हायर, ऊपर वाला हायर, बहुत ऊपर वाला हायर। क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो साल का 300, 500 करोड़ सैलरी लेते हैं, सैलरी। तो 300 करोड़ सैलरी लेगा तो उसको गरीब बोलेंगे, अमीर बोलेंगे, अमीर ही बोलेंगे। तो इनकम टैक्स लॉ का एकदम सिंपल सा है कि हमारे सोसाइटी में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक अमीर लोग जो बहुत कम है, और 97% पॉपुलेशन, ये 3% पॉपुलेशन है जो अमीर है, 97% पॉपुलेशन गरीब है। इनको बोलते हैं इनकम डिस्पैरिटी इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में इसको इनकम डिस्पैरिटी बोलते हैं कि गरीब हमारे यहाँ पास बहुत ज़्यादा गरीब है और अमीर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है, अमीर लोगों से टैक्स लेना, मतलब उनका इनकम, मतलब उनका नेट इनकम कम करना, ठीक है ना। इनसे टैक्स लेना, इनका पैसा कम करना, और वो जो टैक्स लेना है उससे बेनिफिट किसको देना, इस कम्युनिटी को बेनिफिट देना। समझ में आ रहा है आपको? जो कैपेबल नहीं है, जो थोड़े गरीब है, समझ में आ रहा है आपको, जो टैक्स भर नहीं पाते लेकिन टैक्स का बेनिफिट लेते हैं। टैक्स का बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज इनको ध्यान में रख के बनाई जाती है, इनके लिए नहीं बनाई जाती फैसिलिटीज। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि इनकम टैक्स लॉ इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब इनकम टैक्स जीएसटी जैसा नहीं है। अगर हम अभी जाएंगे मार्केट में और अभी अगर हम लोग ने 100 रुपीज़ का कोई कमोडिटी लिया, हम सबसे सेम टैक्स लगेगा। दुकान वाला नहीं पूछेगा आप अमीर रहोगे तो कितना जीएसटी लगाऊं, गरीब रहोगे तो कितना जीएसटी लगाऊं। मतलब जीएसटी एकदम इनडिफरेंट है। अमीर गरीब का क्लासिफिकेशन जीएसटी नहीं करता। लेकिन इनकम टैक्स वाले ऐसे नहीं है। इनकम टैक्स वाले थोड़े दिल के अच्छे लोग हैं, बोलते गरीब लोगों से टैक्स मत लो और अमीर लोगों से ले लो। और सुनो, थोड़े और अमीर हो जाओगे ना, थोड़ा और ले लो, और थोड़े अमीर हो जाओगे ना, थोड़ा और ले लो, और बहुत अमीर लोगे ना, बहुत ज़्यादा ले लो। हायर द इनकम। इस सिस्टम को कौन सा टैक्स का सिस्टम बोलते हैं? प्रोग्रेसिव सिस्टम, ठीक है ना। जीएसटी को रिग्रेसिव बोलते हैं। रिग्रेसिव मतलब इनकम से कोई लेना देना नहीं, सबके लिए सेम टैक्स, ठीक है ना। वो रिग्रेसिव है, उसका और इनकम का कोई लेना देना। इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो मुझे बताओ, जिन्होंने कंपनी चलाई है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? गरीब। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? अजम्पशन क्या है? अमीर क्लास से बिलोंग करते रहेंगे, इसलिए उनसे डबल टैक्स लिया जाता है। अमीर लोगों से क्या लिया जाता है? डबल टैक्स लिया जाता है। कैसा डबल टैक्स? कंपनी जब कमाएगी तभी भी क्या भरेगी? टैक्स। कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी कौन से फॉर्म में, तो शेयर होल्डर क्या भरेगा? टैक्स। अब मैं बताओ, एलिट गुरुकुल और राम पाटिल में फंडामेंटली तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। एलिट गुरुकुल हमारी ही कंपनी है और मैं उसका शेयर होल्डर है। कल अगर एलिट गुरुकुल ने मुझे डिविडेंड दिया, पहले डिविडेंड देने के लिए एलिट गुरुकुल को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, उस प्रॉफिट के ऊपर एलिट गुरुकुल टैक्स भर देगा, और फिर जो डिविडेंड मेरे अकाउंट में आएगा मुझे भी टैक्स भरना पड़ेगा। टेक्निकली आपको पता है, लीगली हम दोनों अलग अलग है कंपनी एक्ट के हिसाब से, एलिट गुरुकुल लिमिटेड एंड राम पाटिल इज अ सेपरेट पर्सन। लेकिन यहाँ पे तो पैसा तो एक ही एंटिटी का है ना। अगर हम पैसे की बात करेंगे, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खाली इतना ही फर्क है हमारा, तो रिसोर्सेज तो हमारे कम होने वाले हैं ना। लेकिन ऐसा ही है, इसलिए हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करते, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टैक्स लग जाएगा। तो डबल टैक्सेशन बचाने के लिए हम क्या करते हैं? डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करते, ठीक है ना। तो फिर पैसे कैसे विड्रॉ करते हो जानने के लिए देखिए पीजीबीपी। पैसे तो विड्रॉ करने पड़ेंगे ना, लेकिन कैसे?
तो कुछ जादू होती है ऑब्वियसली, ऐसे क्या करते हो, सारी जादू डे 1 पे पता चल जाएगी तो आगे मजा कैसे आएगा, ठीक है। डबल टैक्सेशन होता है लेकिन कंपनीज में। मुझे आपको शुरू में क्या बताना था, खाली सेक्शन 10 का नाम बता रहा हूं मैं खाली आपको। सेक्शन 10 का नाम क्या है, एग्जम्प्ट इनकम। ये सर क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, सारे इनकम को टैक्स करता है, इसलिए हम वो बाय हार्ट कर ही नहीं सकते कि इंडिया में क्या क्या टैक्सेबल है, लेकिन हम बिल्कुल बाय हार्ट कर सकते हैं कि इंडिया में क्या टैक्सेबल नहीं है। एक बार वो लिस्ट हो जाएगी, कभी ना कभी खत्म हो जाती है वो लिस्ट, एक बार वो लिस्ट खत्म हो जाएगी, देन यू कैन कंफर्टेबली से नाउ आई नो व्हाट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया एंड देयरफॉर आई नो व्हाट ऑल इज टैक्सेबल इन इंडिया, नॉट विदाउट रीडिंग इट, क्योंकि आपका अप्रोच ही वैसा है। तो जीएसटी में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम किस में लगेगा, क्या पढ़ने में लगेगा पता है, जीएसटी में क्या नहीं है, जीएसटी किसके ऊपर नहीं है वो पढ़ने के लिए टाइम लगता है। जबकि तुमको पढ़ना क्या चाहिए था, जीएसटी लॉ में पढ़ना क्या चाहिए कि जिसकी जीएसटी किसके ऊपर लगता है, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम में क्या पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और एक दिन मेरा वो पढ़ा के हो जाएगा कि किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। फिर आपको कॉन्फिडेंटली क्या बोलूंगा, नाउ यू नो दैट जीएसटी किसके किसके ऊपर नहीं लगता, देयरफॉर यू नो कि अब बचे हुए हर चीज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। तो कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको पूछेगा ना आपको कि मेरे बिजनेस के ऊपर, मैं प्लम्बिंग के बिजनेस में हूं साहब, मैं प्लम्बिंग मटेरियल सेल करता हूं, मेरे बिजनेस के ऊपर जीएसटी लगता है या नहीं लगता। आप क्या बताओगे, सर क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि नहीं लगेगा, तो बाय डिफॉल्ट लगेगा। फिर पूछेगा मेरे बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इनकम टैक्स। फिर बताओगे आप कि सर क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में आपका नाम है नहीं, इसका ये मतलब है आप एग्जम्प्ट नहीं हो, इसका ये मतलब है आप, समझ में आ रहा है आपको। तो आपको आपके माइंड से गो थ्रू क्या करना, और आप उसको सेक्शन 10 लेके बैठ नहीं सकते क्लाइंट के सामने, सर एक मिनट मैं देखता हूं आपका है कि नहीं नाम। आपके ब्रेन में होना चाहिए, आपके हार्ट में होना चाहिए कि इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, किसके ऊपर नहीं लगता, सो दैट यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन गिविंग कंसल्टेंसी, सर ये करोगे तो इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ओके, सेक्शन 10 समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। कोई डाउट होगा तो प्लीज बताइए। सेक्शन 10 तक कोई डाउट नहीं है, इतने भारी लोग हो तुम लोग, बाबा रे सागर कोई तेरे को भी नहीं समझ तो रहा है कि नहीं, प्लीज अभी तो हाँ बोलो, हाँ मतलब मुझे कॉन्फिडेंस दो प्लीज। आपको नहीं समझ रहा है आपका प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी मैं पूछता हूँ आपको समझ रहा है तो आपको क्या बोलना है, हाँ बोलना है, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ मुझे पता है सुबह सुबह उठना कितना डिफिकल्ट होता है, खास करके रात रात भर चैटिंग करके। तो आई गेस आई शुड ओके, आई विल गो हेड लिटिल बिट एंड देन आई विल कट इट। तो सेक्शन 10 तक आई अज्यूम कि आप लोगों को पता है। फिर सेक्शन 10 के बाद आप प्लीज ना 3 सेक्शन याद रखो, 11, 12 एंड 13। वैसे 13A 13B ऐसा भी है, लेकिन आप नंबर याद रखो प्लीज, 11, 12, 13। 10 के बाद क्या आता है 11, लेकिन 11 नहीं बोल के रुकना है, 11, 12, 13। इसको आप याद रखोगे इस नाम से, एग्जेम्प्ट असेसीज, ठीक है ना, इस नाम से याद रखोगे, ये हमने नाम दिया है एग्जेम्प्ट असेसी। इसके आप 2 एग्जाम्पल याद रखोगे, ठीक है ना, 2 भले लोग। ट्रस्ट, ट्रस्ट के वर्ड सुना है आप लोगों ने, तो ट्रस्ट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए क्या। ट्रस्ट मतलब कौन सी ट्रस्ट, जो क्या करती है, चैरिटी। तो रिलीजियस ट्रस्ट है, टेम्पल है, गुरुद्वारा है, हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती है, जो किस में चलती है, ट्रस्ट के फॉर्म में चलती है। इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए क्या, तो नहीं लगना चाहिए। तो 11, 12, 13 और सेक्शन 10 में क्या फर्क है सर। सेक्शन 10 में इनकम है, इनकम जैसे एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, वो कौन कमाएगा तो एग्जेम्प्ट है। अरे सर वो कोई भी कमाने दो, इंडिविजुअल कमाएगा तो भी एग्जेम्प्ट है, कंपनी कमाएगी तो भी एग्जेम्प्ट है, पार्टनरशिप फर्म कमाएगा तो भी एग्जेम्प्ट है, रेसिडेंट कमाएगा तो भी एग्जेम्प्ट है, नॉन रेसिडेंट कमाएगा तो भी एग्जेम्प्ट है। आप समझ रहे हो। तो वो इनकम एग्जम्प्ट है, पर्सन एग्जम्प्ट नहीं है। पर्सन का कोई एक इनकम है जो एग्जम्प्ट है। यहां पे 11, 12, 13 में पर्सन एग्जम्प्ट है,
अगर उसने कुछ, और उसमें भी यहाँ पे मैं स्टार मार्क देता हूँ, स्टार समझता है आपको, मतलब ये जो पर्सन है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगाया होगा, कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब अगर आप एक ऐसे एसएससी हो जो गवर्नमेंट के कुछ क्या फॉलो करते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हो। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ट्रस्ट ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी चाहिए कि नहीं मेंटेन करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। ट्रस्ट ने इनकम टैक्स को बताना चाहिए क्या कि मैं ट्रस्ट हूं और मैं चैरिटेबल एक्टिविटी करती हूं। इनकम टैक्स को ऐसा सपना आएगा क्या कि आप क्या करते हो, नहीं। तो एप्लीकेशन या मतलब एक तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा इनकम टैक्स से वो क्या लेना चाहिए, एक 12AB करके सेक्शन होता है 12AB, उसका रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। 12AB का रजिस्ट्रेशन मतलब कि अभी उसके पास डॉक्यूमेंट है जिससे गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज कर दिया कि अब आप कमाओ, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे आपको। और ट्रस्ट के ऊपर जीएसटी भी नहीं लगता। आपके पास ऑडिट है हॉस्पिटल्स के, कैसा अगर लगता है कि जीएसटी लगता है क्या, उनका टर्नओवर 18 करोड़ 20 करोड़ टर्नओवर है, 20 लाख के बाद तो जीएसटी लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी वाले बोलते हैं कि इनकम टैक्स वालों ने अगर आपको एग्जम्पशन दिया होगा तो हम जीएसटी में भी एग्जम्पशन देंगे। मतलब ट्रस्ट खाली इनकम टैक्स में एग्जाम नहीं है, ट्रस्ट जीएसटी में भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन जीएसटी वाले चेक नहीं करते, चेक कौन करता है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है चेक कौन करता है, इनकम टैक्स। वो भरोसा किसके ऊपर रखते हैं कि इनकम टैक्स बाप लोग है, अगर उन्होंने दे दिया एग्जाम्पशन तो हम तो दे ही सकते हैं। क्लियर है। तो ट्रस्ट को हमने ये कंडीशन, ट्रस्ट का ऑडिट करने बोलेंगे कि नहीं हम, क्यों, क्योंकि सीए साहब आएंगे तो चेक करेंगे ना कि ट्रस्ट सब जेन्युइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी ट्रस्ट झोल के काम भी करता है, तो ऑडिट मैंडेटरी करा दिया। तो हमने क्या लगा दिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए। ऐसे कुछ कंडीशंस लगाने के बाद हमने बोल दिया कि आपने सारे कंडीशंस कर दिए, तो जो इनकम अदरवाइज टैक्सेबल होता, मतलब जो एग्जम्प्ट इनकम नहीं है, जो इनकम अदरवाइज, जैसे रेंट टैक्सेबल है, स्टूडेंट फी टैक्सेबल है, बोलो टैक्सेबल है ना, स्टूडेंट से फी लोगे तो, मैं बता रहा हूं जो अदरवाइज टैक्सेबल होता वो अभी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, भले इंसान हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है ना, वो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हो आप, ओके। दूसरे एक भले इंसान होते पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, देश चलाना, स्टेट चलाना, राज्य चलाना। आप बोलोगे नहीं नहीं पॉलिटिकल पार्टी तो बड़ी हरामखोर होती है, तो होने दो, अगर नहीं होंगी तो आप जाओगे देश चलाने के लिए। आज बीजेपी नहीं होगी, कांग्रेस नहीं होगी, राष्ट्र, तो आप में है हिम्मत पॉलिटिकल पार्टी निकालने की और देश चलाने की, तो कोई तो कर रहा है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी वो सैक्रिफाइस करके या कोई पर्सन सैक्रिफाइस करके अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके देश चला रहा है ना, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना है। ऑब्वियसली अगर वो गलत काम करते हैं तो आपको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड वी आर द पीपल, दे रिप्रेजेंट अस। इट्स नॉट दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी और एवरी पॉलिटिकल पर्सन इज करप्ट और बैड। हाँ, लार्जली दे डू समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन यार कुछ अच्छा भी तो काम करते होंगे, तभी तो सिस्टम चल रहा है, नहीं तो सिस्टम चलाने वाले ही लोग वो है। दूसरी बात, मैंने क्या बोला, लॉ कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बैठते कौन है, पॉलिटिशियंस। तो जो तालाब संभाल रहा है वो थोड़ा पानी नहीं पी लेगा, अरे जब लॉ बनाने का पावर ही उनके पास है तो विल दे मेक लॉ विच आर बेनिफिशियल फॉर देम। तो उन्होंने बोल दिया कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन फिर से कंडीशन तो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो दो लोगों को याद रखो आप, कौन से सीरीज में, 11, 12, 13 की सीरीज में। एग्जाम्पल से आपको सेक्शन याद रखना है कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो या आप पॉलिटिकल पार्टी हो और आपने कुछ कंडीशंस को कंप्लाई किया, तो जो इनकम अदरवाइज टैक्सेबल होता वो इनकम आपके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकम एग्जम्प्ट नहीं है, इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन आप पर्सन एग्जम्प्ट हो। आपको एक स्पेशल पावर मिली है, एक स्पेशल आशीर्वाद मिला है इनकम टैक्स से कि जाओ बेटा तथास्तु, आपके ऊपर टैक्स नहीं। समझा आपको, इतना याद रख लेंगे प्लीज, पक्का। तो आई विश टू
end the session here and then I'll start the new session. ठीक है ना, ये लेक्चर थोड़ा यहाँ रोकता हूँ. आप मुझे फिर बता दोगे क्या, फटाफट 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 एकदम क्विकली. अपना एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961. सेक्शन 1 क्या है भैया? स्कोप, एक्सटेंट, टाइटल, एप्लीकेबिलिटी. सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन. सेक्शन 3 क्या है? प्रीवियस ईयर. सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग. सेक्शन 5 क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम. 6 क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस. 7 क्या है? इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. 8 क्या है? डिविडेंड इनकम. 9 क्या है? इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया. 10 क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम. 11, 12, 13 क्या है? एग्जेम्प्ट एसेसी. फिर से बताओ 1 से. 1 क्या है? स्कोप, एक्सटेंट, टाइटल, एप्लीकेबिलिटी. 2 क्या है? डेफिनेशन. 3 प्रीवियस ईयर. 4 चार्जिंग सेक्शन. 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम. 6 रेसिडेंशियल स्टेटस. 7 इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. 8 डिविडेंड इनकम. 9 इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया. सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट इनकम. 11, 12, 13 एग्जेम्प्ट एसेसी. सारे लोग नहीं बोलोगे, मैं बार बार यही करते रहूंगा. 1 स्कोप, एक्सटेंट, टाइटल, एप्लीकेबिलिटी. 2 डेफिनेशन. 3 प्रीवियस ईयर. 4 चार्जिंग सेक्शन. 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम. 6 रेसिडेंशियल स्टेटस. 7 इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. 8 डिविडेंड इनकम. 9 इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया. 10 एग्जेम्प्ट इनकम. 11, 12, 13 एग्जेम्प्ट एसेसी. ऐसा 10 बार करोगे याद नहीं हो जाएगा, कर लो.